नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मनु भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज का वाचन कर रहे हैं। नाटक हमारा अंतिम पड़ाव पर है। आशा करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज मैं इस नाटक को अंत कर दूँ। यहाँ तक हम लोगों ने नाटक पढ़ चुका था कि दा साहेब और जोरावर, जिसे जो हल्ला है कि बीसू की मौत जोरावर ने की है, तो उन दोनों की बात हो रही है। वहीं से आगे नाटक बढ़ने वाला है। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। पुत्तन की दुकान पर दो लड़कों के साथ चाय पी थी उस शाम को बीसू ने, और वही आखिरी चीज थी जो उसके पेट में गई थी। लौंडे लपाड़ों के साथ चाय बीड़ी तो वह पीता ही रहता था। बिना जरा भी परेशान हुए बात ऊपर से ही उड़ा दी जोरावर ने। लड़के सरोहा के नहीं, टिटहरी गांव के थे। दा साहब की सतर्क नजर एक क्षण को भी नहीं हट रही है जोरावर के चेहरे से। आसपास के गांवों में तो भटकता रहता था वह बिसुआ। कुछ काम धाम तो था नहीं उस हरामखोर के पास करने को। उन लड़कों के बयान हैं इस फाइल में। सक्सेना ने जिनके बयान लिए हैं हमें मालूम है वो सब। कोई लड़कों वड़कों के बयान नहीं लिए हैं सक्सेना ने। पर अब रंग उड़ने लगा है जोरावर के चेहरे का, और बड़ी परवाह से ओढ़ी गई यह लापरवाही ढक नहीं पा रहा है। माफ़ी चाहती हूँ, लापरवाही वह ढक नहीं पा रहा है उसके बदरंग होते चेहरे को। पुलिस के सब काम सबको मालूम होने लगे तो फिर पुलिस ही क्या हुई वह। उन्होंने कबूल किया है कि उनके पास एक मोटी रकम भी मिली है, जो उन्हें बात अधूरी छोड़ दी दा साहब ने, और फिर हाथ से फाइल सहलाने लगे। इस बार जोरावर चुप। एक निहायत ही नामालूम सा निश्वास छोड़ा दा साहब ने। तभी भीतर से आम और शरबत आया। दा साहब ने सख्ती को स्नेह में बदलकर कहा, लो खाओ, लखनऊ से आया है दशहरी का टोकरा। नौकर के चले जाने के बाद बात फिर से शुरू की, पर स्वर और तेवर पहले वाला नहीं था। यह सही है कि मैं जब किसी का हाथ पकड़ता हूँ तो बीच में नहीं छोड़ता, स्वभाव है मेरा। पर कोई इसे दुर्बलता समझकर नाजायज फायदा उठाना चाहे तो। अधूरे वाक्य को उन्होंने शब्दों से नहीं नजरों से पूरा किया। पर नजरों की भाषा समझने का मद्दा नहीं जोरावर का। उसने तो शब्दों को ही पकड़ा। नाजायज फायदा तो आप उठा रहे हैं हमारी दोस्ती का आजकल। मैं इस उल्टे आरोप का कोई तुक समझ में नहीं आया दा साहब की। और क्या, अब ये जो हरिजनों के माथे चढ़ाने के सारे धंधे अपने शुरू किए हैं, जड़ खोदना ही हुआ हमारी एक तरह से। या हल्के से मुस्कुराए दा साहब, समझाने के लहजे में बोले, जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो चीज़ आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वे आज भी पूरी तरह नहीं हो रही। दुर्भाग्य है इस देश का। यह बदल रहा होगा, जहाँ बदल रहा होगा जमाना, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। तुम्हारी यह जिद और जाटपना एक दिन ले डूबेगा तुम्हें। इसमें जिद की क्या बात हुई दा साहब? इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका कर रहते थे। झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी, और ये ससुरे सीना तान कर आंख में आंख गाड़ कर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता यह सब हमसे। दा साहब इस पुश्तैनी बड़प्पन से घसीटकर जोरावर को फिर नीचे लाए। खैर, यह सब बाद की बातें हैं। चिंता मुझे इस समय इस फाइल की है। बात ज़बानी रहे तब तक कुछ नहीं, पर एक बार फाइल में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जोरावर सचमुच जमीन पर आ गया। दा साहब के स्वर से इतना तो समझ गया कि बात चिंता की है। अब जो भी है आपको ही सुलटना है। हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, बस आपकी जिम्मेदारी है यह। दा साहब कुछ बोले नहीं, लगा किसी गहरे सोच में डूबे हैं जैसे। जोरावर ने ही कहा, हम क्या सोच कर चले थे और क्या हो गया? दा साहब ने नज़रों से ही प्रश्न पूछ लिया। इस बार हमने भी सोचा कि चुनाव लड़ लें। फार्म भरने को आए थे, आप कहें तो भर दे। क्या? दा साहब ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास ना हो रहा हो। बिना किसी झिझक के जोरावर ने अपनी बात दोहरा दी। दा साहब एकटक चेहरा देखते रहे उसका, और उनके अपने चेहरे पर सख्ती की परत चढ़ने लगी। बहुत ठंडी और सख्त आवाज़ में उन्होंने कहा, उधर बीसू ने आगजनी के जो प्रमाण जुटाए थे उन्हें लेकर बिंदा दिल्ली जाने वाला है। इधर सक्सेना ने सारे प्रमाण जुटा लिए हैं। तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है? विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि तुम्हें जेल। हम आपसे पूछने तो आए हैं दा साहब, फार्म अभी भरा तो नहीं भरना हो तो जरूर भरो। नहीं, दा साहब कर रहे हैं, नहीं, अगर भरना ही है तो जरूर भरो। मैं कभी मना नहीं करूँगा, बल्कि एक तरह से मुक्त होऊंगा। आप तो नाराज होने लगे दा साहब। कहा ना,
मन में आया सो पूछने को चले आए। कौन अभी खड़े हो गए हैं? इतने में जमुना बहन ने आकर कहा, खाना यहीं खाकर जाना जोरावर, इस बार तो 15 दिन बाद ही आए होगे शायद। खाना तो खाएंगे ही, इसमें कहना क्या। खाने पर भी बातचीत के विषय को दा साहब ने फाइल से ज्यादा इधर उधर नहीं सरकने दिया, बल्कि स्थिति की सारी भयंकरता को उसके नंगेपन के साथ पेश कर दिया। खाना खाकर चलने से पहले एक बार जोरावर ने फिर कहा, आप देख लीजिए दा साहब, यह फैल फूल का मामला हम नहीं जानते, बस हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। फिर एक क्षण रुक कर बोला, और ससुरे उस बिंदा को भी ठीक करवाओ, क्या फैल मचा रखे हैं उसने। तुम कुछ मत करना, सख्त हिदायत दी दा साहब ने। और जब वह चला गया तो फाइल को लेकर अपने निजी कमरे में गए और कुछ देर तक फाइल को उलटते पलटते रहे। थोड़ी देर बाद फोन पर रत्ती को आदेश दिया कि डीआईजी सिन्हा को कह दो कि कल 8 बजे घर पर ही मिले। सामान्यतः सवेरे अपने घरेलू दफ्तर में नहीं बैठते दा साहब, पर आज डीआईजी से मिलने के लिए 7:45 बजे ही यहाँ आ बैठे। सामने 2 फाइलें हैं और एक कागज में उन्होंने कुछ नोट कर रखा है। ठीक 8 बजे डीआईजी ने सैल्यूट ठोका तो गर्दन के हल्के से झटके से प्रत्युत्तर दिया दा साहब ने, आओ, और सामने रखी फाइल पर अपना पूरा पंजा फैलाकर बोले, मैंने यह फाइल देख ली है खूब अच्छी तरह, सक्सेना के लिए हुए बयान भी और आपकी रिपोर्ट भी। सिन्हा एकटक चेहरा देख रहे हैं दा साहब का, इस उम्मीद में है कि शायद कोई प्रशंसात्मक टिप्पणी सुनने को मिलेगी अपनी रिपोर्ट पर। सक्सेना के बारे में क्या राय है? बात रिपोर्ट से नहीं, सक्सेना से शुरू की दा साहब ने। सर, आदमी तो बहुत भला है, समझ नहीं आया कि वाक्य कैसे पूरा करें। जरूर होगा, पर यह जरूरी नहीं कि भला आदमी योग्य भी हो। मैं योग्यता की बात पूछ रहा हूँ। वैसे सर, गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे लगा था बहुत सही आदमी होंगे, इसलिए मैंने। सिन्हा ने सक्सेना का नाम सुझाया था और इसलिए अब अपने को थोड़ा अपराधी सा महसूस कर रहे हैं। तुम्हें उलाहना कतई नहीं दे रहा, सिन्हा को एक प्रकार से आश्वस्त किया दा साहब ने। फिर बोले, पुलिस वालों में जैसी अंतर्दृष्टि, व्यवहार कुशलता और व्यक्तित्व का ओज होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं सक्सेना में। फिर सक्सेना की सीआर को जरा सा खींचकर बोले, इसे भी देखा है मैंने, मेरी धारणा की पुष्टि ही करती है यह इसकी रिपोर्ट। जब जब महत्वपूर्ण काम सौंपा गया परिणाम असंतोषजनक ही रहा, इसलिए प्रमोशन के हर मौके पर तबादला करके इधर उधर भेज दिया गया इन्हें। 2 मिनट को रुके दा साहब। सिन्हा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें अपनी। पुलिस वालों की दृष्टि बहुत निष्पक्ष और तटस्थ होनी चाहिए, कुछ के साथ सीमातीत सद्व्यवहार और कुछ के साथ अकारण ही दुर्व्यवहार। असंतोष फैलता है ऐसी बातों से। मैंने उन्हें वहां असंतोष दूर करने के लिए भेजा था, फैलाने के लिए नहीं। सिन्हा मन ही मन सोच रहे हैं, यह तो बिस्मिल्लाह ही गलत हो गया। पता नहीं उनकी अपनी रिपोर्ट पर क्या सुनने को मिलेगा। उस पुत्तन चाय वाले का बयान का तुक, बिला वजह चीजों को उलझाना, अपनी महत्ता दिखाने के लिए आदमी करता है कभी कभी यह सब भी, पर मुझे पसंद नहीं। महत्ता तो आदमी में तो दिखानी नहीं पड़ती, अपने आप दिख जाती है, यानी महत्व। दा साहब का मानना कि महत्व दिखाना नहीं पड़ता, जो महत्वपूर्ण आदमी है वो उसे अपने आप ही उसका दिख जाता है। चेहरे पर गहरा असंतोष व्याप गया दा साहब के, और सिन्हा का अपराध बोध और गहरा गया। प्रांत की राजधानी में एसपी का पद कम महत्व का तो नहीं होता, तुम देख लेना। और सक्सेना की सीआर सिन्हा के सामने सरका दी दा साहब ने। फिर बीसू वाली फाइल के पन्ने पलटने लगे। तुम्हारी रिपोर्ट भी देखी है मैंने, मेहनत से तैयार की गई लगती है। कृतज्ञ हो आए सिन्हा। पर दा साहब ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया यह भाव। मैंने भी सारे केस का अध्ययन किया है, बहुत गौर से। कुछ देर को रुके दा साहब। ऐसा लगता है कि निष्कर्ष तुम्हारे मन में पहले से था और रिपोर्ट बाद में तैयार की। होता है कभी कभी ऐसा भी, दिमाग में एक बात बैठ जाती है तो फिर सारे निष्कर्ष उसी दिशा में निकले चले जाते हैं। थोड़े असमंजस में पड़ गए सिन्हा, कुछ समझ नहीं पाए कि दा साहब का संकेत किस ओर है। कुछ सकुचाते हुए बोले, लेकिन सर ये तो बहुत साफ मामला है आत्महत्या का। और अगर मैं ना मानूं तो? अपनी सूझबूझ और गहरी अंतर्दृष्टि से पुलिस वालों के निर्णय को चुनौती देते हुए दा साहब ने कहा। मुझे खुद आश्चर्य हुआ, लेकिन खुले दिमाग और तटस्थ दृष्टि से देखा तो पाया कि मैं तो बिल्कुल दूसरे नतीजे पर खड़ा हूँ। अजीब सी परेशानी घिराई सिन्हा के चेहरे पर। दा साहब ने अपनी बात जारी रखी।
क्रिमिनल साइकोलॉजी पर गहरी पकड़ और गहन अध्ययन तो नहीं है मेरा, फिर भी थोड़ा अधिकार जरूर है। तुम लोग तो मास्टर हो इस लाइन के। और अपनी नज़रें सीधे सिन्हा के चेहरे पर गड़ा दी। सिन्हा दास साहब के असली मुद्दे तक पहुंचने में ऐसे डूबे कि कुछ भी नहीं कहा गया उत्तर में। पर दास साहब को अपेक्षा भी नहीं थी शायद। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। चतुर अपराधी ही सबसे अधिक आक्रामक मुद्रा अपनाता है कभी कभी। दास साहब एक क्षण को रुके और सीधे ही कहा, घटना वाले दिन बिंदा का गांव से अनुपस्थित होना और गांव के बाद उसका अतिरिक्त रूप से आक्रामक रवैया संदेह के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। कतई चौके नहीं सिन्हा। क्षण भर पहले ही वे समझ गए थे कि दास साहब यही नाम लेने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने गौर से दास साहब को देखा और बेझिझक देखते ही रहे। उस दृष्टि में ना स्वीकार था ना नकार था, तो एक विस्मय। पर दास साहब विचलित नहीं हुए इस दृष्टि से, बल्कि अपनी दृष्टि से थोड़ा सा आक्रोश घोलकर उन्होंने कहा, आश्चर्य है सक्सेना, या आपको यह बात सूझी तक नहीं? खैर, एक बार फिर सारे मामले पर नज़र डालिए, खुले दिमाग और पैनी नज़र से। मुझे बीसू के हत्यारे को पकड़ना है। वचन दिया है मैंने गांव वालों को, और अब आप पर छोड़ रहा हूं यह काम। बिना किसी जवाब का मौका दिए ही दास साहब उठे और भीतर का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। दास साहब की अंतर्दृष्टि से उपजा यह निष्कर्ष, यह तेवर, यह तैस, यह स्वर उनके जाने के बाद भी जैसे वहीं बना रहा। और सिन्हा कुछ देर तक जहाँ के तहाँ खड़े रहे, जड़वत, अवाक और पूरी तरह विस्मय में डूबे। आज 1 घंटे तक तेल की मालिश करवाकर भाप स्नान किया है दास साहब ने, इसलिए शरीर फूल सा हल्का हो रहा है। अंग प्रत्यंग में एक प्रकार की कांति छाई हुई है। बड़े तुष्ट भाव से मसाल का ताजा अंक देख रहे हैं दास साहब। पिछले सप्ताह की सारी प्रमुख घटनाएं दी है और बड़े सलीके और जिम्मेदाराना ढंग से। मुख पृष्ठ पर असंतुष्टों द्वारा मंत्रिमंडल गिराने के प्रयास की ओर घोर असफलता की बात ही नहीं, वरन उन लोगों की स्वार्थपरता और पदलोलुपता की कड़ी आलोचना भी है। लोचन बाबू की बर्खास्तगी को दास साहब का एक सही और साहसिक कदम बताया है और इस बात की प्रशंसा की है कि पार्टी के अनुशासन और एकता के लिए अपनी ही पार्टी के एक मंत्री को निकाल देने का निर्द्वंद भाव से लिया गया निर्णय निश्चय ही अभिनंदनीय है। बीच के पृष्ठ पर सुकुल बाबू की रैली का समाचार है। तस्वीर कोई नहीं है, पर यह स्वीकार किया गया है कि इस प्रांत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली शायद ही कभी हुई हो। विरोधियों की इतनी बड़ी रैली बिना किसी बाधा व्यवधान के शांतिपूर्ण ढंग से हो गई। इसके लिए गृह मंत्रालय और डीआईजी पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके बाद तीसरी प्रमुख खबर, दोस्ती की आड़ में बीसू की हत्या करने वाला बिंदा गिरफ्तार। फिर बड़े सनसनीखेज और रोचक ढंग से विस्तृत वर्णन दिया गया था कि किस प्रकार नए सिरे से बयान लेने और गहरी छानबीन करने पर कुछ ऐसे विस्मयकारी तथ्य सामने आए जिन्होंने सारी घटना की दिशा ही बदल दी। डीआईजी ने जिस सूझबूझ का प्रमाण दिया, इस सारे मामले में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। साथ ही एक छोटे से बॉक्स में बधाई देते हुए यह सूचना भी थी कि आईजी के रिक्त स्थान को डीआईजी सिन्हा ने संभाल लिया है। उसके बाद सरोहा चुनाव क्षेत्र में बढ़ती हुई सरगर्मियों के अनेक रोचक विवरण और अंतिम पृष्ठ पर 3 तस्वीरों के साथ घरेलू उद्योग योजना की तेजी से बढ़ती हुई गतिविधियों का उल्लेख के साथ आशा व्यक्त की गई थी। इसी सक्रियता और कर्मठता के साथ योजना चलती रही तो साल भर के भीतर भीतर गांव के गरीब तबके की आर्थिक स्थिति में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। इस पृष्ठ के एक एक शब्द को पढ़कर दास साहब के चेहरे पर एक दिव्य आभा छा गई। बापू के सपनों का गांव उनकी आंखों के आगे साकार हो उठा और मन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार्थक पर डालने को तो उसमें डूब गया। तभी जमुना बहन खुद ही नाश्ते का ट्रे लेकर पहुंची। बड़ी सफाई और सलीके से कटा हुआ लंगड़ा आम, तले हुए मखाने, केसरिया संदेश और शहद पानी। आओ, बड़ी आत्मीयता से स्वागत किया दास साहब ने तो ट्रे दास साहब के सामने रखकर बगल में बैठ गई जमुना बहन। सचमुच पति के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता कभी उनको, पर किसी तरह का गिला या शिकायत नहीं है उन्हें। पति का बड़प्पन ही सबसे बड़ा संतोष है उनका। यों दास साहब खुद राजनीति की बात नहीं करते उनसे, पर वे हैं कि एक एक बात की खबर रखती हैं, चाहे पांडे जी से, चाहे लखन से या कहीं और से। जब कोई संकट की स्थिति आती है तो दास साहब से अधिक चिंतित होती है
और जब संकट टल जाता है तो प्रसन्नता भी दास साहब से अधिक जमुना बहन को ही होती है। दास साहब की पत्नी का नाम जमुना बहन है। मसाल का यह अंक देखा? अखबार की ओर इशारा करके पूछा दास साहब ने। सवेरे उठते ही पढ़ लिया। पहले से कितना अच्छा निकलने लगा है यह अखबार। दास साहब से संबंधित घटनाओं से ही अखबार का स्तर तय करती है जमुना बहन। विरोधी पार्टी के अखबार समय के स्वर से इतनी दुखी, बल्कि कहना चाहिए इतनी कुपित है जमुना बहन कि घर के भीतर आने ही नहीं देती उसे। याद रखिएगा कि समय का स्वर, 2 समाचार पत्रों का जिक्र हुआ है, एक मसाल, एक समय का स्वर। मसाल समय पे जलता है, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। समय का स्वर से जमुना बहन खुश नहीं होती है। मुस्कुराए दास साहब। पत्नी की समझ पर थोड़ा प्रसन्न भी हुए। कोई 1 महीने पहले ही बुलाकर समझाया होगा इसके संपादक को, और अखबार का रंग भी बदल गया। कमी नहीं है समझदार लोगों की, बस सही ढंग से दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं। और इस वाक्य के साथ ही मन अखबार से छिटककर एकाएक देश के साथ जुड़ गया। देश की दुर्व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण ही है सही नेतृत्व का अभाव। छात्रों को देखो, युवकों को देखो, किसान मजदूरों को देखो, सब के सब दिशाहीन से भटक रहे हैं। कोई दिशा दिखाने वाला ही नहीं। लोगों की भटकन का जरा सा दुख दास साहब के स्वर में भी उभर आया। माफी चाहती हूँ। सब के सब दिशाहीन से भटक रहे हैं, कोई दिशा दिखाने वाला ही नहीं। लोगों की भटकन का जरा सा दुख दास साहब के स्वर में भी उभर आया। उस दुख से उन्हें मुक्त करने के लिए जमुना बहन ने तुरंत कहा, शुक्र है भगवान का कि सब बातें सुलट गई। आजकल राजनीति में घटिया तरह की जो घालमेल चलती है, यहाँ तालमेल होना चाहिए था, घालमेल चलती है, उसे देखकर लगता है कि तुम जैसे संत आदमी को तो संन्यास ले लेना चाहिए। तुम्हारे बस का है ये सब करना? हल्के से मुस्कुराए दास साहब। गीता बढ़कर भी तुम ऐसी बात करती हो। स्थितियों की चुनौती को स्वीकारना तो कर्मयोगी का सबसे पहला धर्म होता है। अर्जुन भी ऐसे ही हताश हो रहा था जब भगवान कृष्ण ने कहा, ये लाइन आपकी महत्वपूर्ण है, ये लाइन आपकी महत्वपूर्ण है। स्थितियों की चुनौती स्वीकारना तो कर्मयोगी का सबसे पहला धर्म होता है, और ये दास साहब का कथन है। अर्जुन भी ऐसे ही हताश हो रहा था जब भगवान कृष्ण ने कहा। 1000 बार पढ़े और सुने भगवान कृष्ण के कथन में विशेष दिलचस्पी नहीं है जमुना बहन की, इसलिए बीच में ही बोली, लो यह आम तो खा लो, लज्जत बड़ी अच्छी होती है लंगड़े की। आम की अंतिम फाक मुंह में डालते हुए कहा। दास साहब ने तो तुरंत जमुना बहन उठी और थोड़ा और लाती हूँ कहकर भीतर चली गई। लौटी तो आम ही नहीं, केसरिया संदेश भी थे। तुम्हें वैसे भी बहुत पसंद है ये संदेश, फिर मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। समझ लो सारे संकट टले इसी खुशी में। अच्छा तब तो तुम भी खाओ। प्लेट जमुना बहन की ओर बढ़ाते हुए आंखों से स्नेह में नहला दिया दास साहब ने। इस उम्र में भी सुर्खी फैल गई जमुना बहन के गालों पर। गदगदाती सी बोली, गदगदाती मतलब गदगद होकर बोली, मेरा मन कहता है चुनाव भी तुम ही जीतोगे 100%। लो जब गृह लक्ष्मी ने कह दिया सो बस जीत गए, अब संदेह कैसा। फिर दोनों परम तृप्त और प्रसन्न भाव से बनारस का लंगड़ा और केसरिया संदेश खा रहे थे। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि लंगड़ा आम कहाँ से आया था? बनारस से। और केसरिया संदेश, एक जगह दशहरी का भी जिक्र है, दशहरी आम का। आज हरिजन टोला से हरिजनों के एक दल के मुखिया ने आकर पांडे जी को आश्वासन दिया है कि उनके वोट लखन को ही मिलेंगे। तभी से सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं लखन के कि इसी बात पर कुछ हो जाए, लेकिन लखन है कि सांस ही नहीं ले रहा इस पर। जोरावर ने धिक्कारते हुए कहा, अरे यह सुम कुछ नहीं करेगा। ठीक है, हमारी चौपाल में होगा आज का खाना पीना। बिंदा की गिरफ्तारी और सक्सेना के तबादले की खबर ने निश्चिंत ही नहीं बेहद उत्साहित कर दिया है जोरावर को। भेजे में गर्मी भर दी झूठ मूठ की, वरना हम क्या दास साहब का साथ छोड़ सकते हैं? कभी अपनी कही बात का विश्वास दिलाने के लिए ही तरह तरह का की फितरत में रहता है आजकल। शाम को 10-12 लोगों का जमावड़ा जम गया चौपाल में। स्कॉच की बोतल खुली है, शहर से स्पेशल सीख कबाब और पनीर के पकौड़े आए हैं। दास साहब के संरक्षण में पला लखन सिंह पीने का शौक नहीं रखता। कभी कभी चोरी छिपे एक आध पैक चढ़ा ले तो यह दूसरी बात है, पर पांडे जी को तो यह दैनिक आवश्यकता है। शाम को 2 पैक के बिना ना सारे दिन की थकान मिटती है, ना ही अगले दिन के लिए चुस्ती आती है।
और जोरावर विलायती चाहे कितनी ही पी ले, जब तक थोड़ी देसी नहीं ले लेता तृप्ति नहीं होती। लखन की सुस्ती और ढीला ढाला देखकर फटकारा पांडे जी ने, तुम्हारी तरफ की दावत जोरावर कर रहा है। माफी चाहती हूँ। अब क्या है जो मुंह लटका रखा है। लेकिन लखन की उदासी है कि छट नहीं रही। इधर बहुत उत्साह से काम कर रहा था लखन, लेकिन जिस दिन से बिंदा पकड़ा गया उस दिन से पता नहीं क्या हो गया है उसे। गिरफ्तारी के समय वह स्वयं उपस्थित था और शहर के थाने तक भी साथ गया था। बिंदा का बेसुमार चिल्लाना और अंगारे की तरह धधकती हुई उसकी आंखें, भूल ही नहीं पा रहा है वह इन आंखों को। बल्कि अब तो हालत यह हो गई है कि शहर के हर आदमी के चेहरे पर उसे वे ही आंखें दिखाई देने लगी है। एक अजीब सी दहशत समा गई है उसके मन में। शुरू से दास साहब के साथ रहने के बावजूद राजनीति में इतना पगा नहीं है कि ऐसी बातों का कोई असर नहीं ना हो। जोरावर ने जब सुना तो बड़ी जोर से हंसा। बड़ा पिद्दी का दिल है इस लखन का, जो बिंदा जैसे थर्ड रेट गुंडे से डर गया। अगर किसी खाटी से पाला पड़ गया तो ये ससुरा तो हगने मुतने लगेगा। पांडे जी विषय को खींचकर असली मुद्दे पर ले आए। बिंदा की गिरफ्तारी से 5% वोट तो कटे ही समझो। विरोधी लोग खूब प्रचार कर रहे हैं इसका भी। यह अच्छा हुआ कि रैली के एक दिन बाद हुई गिरफ्तारी, फिर भी 5% तो गए। तुम फिक्र नहीं करो पांडे जी, जोरावर के रहते हमें मालूम है सुकुल बाबू को वोट देने वाले कौन हैं। तुम क्या सोचते हो हमारे रहते बूथ पर पहुंच पाएंगे वो लोग? जोरावर के राज में वे ही वोट दे पाएंगे जिन्हें जोरावर चाहेगा। अब यह तो चुनाव का परिणाम बताएगा। इन बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाते पांडे जी। चुनाव का परिणाम क्या बताएगा, हम बताते हैं। समझ लो जीत गए चुनाव। और हाथ के एक जोरदार झटके से उसने विजय की घोषणा कर दी। इस जश्न को जीत का जश्न ही समझो। और जोरावर ने फिर सबके गिलास भर दिए। रात 1 बजे खाना लगा, उसके पहले तक लोग जश्न के मूड में पीते ही रहे। माफ़ी चाहती हूँ। लॉन में कनात और सामियाना लगा है और पेड़ों और पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। श्री और श्रीमती सिन्हा बड़े उत्साह और आत्मीयता से स्वागत कर रहे हैं आने वालों का। बड़े बड़े सरकारी अफसर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, कहना चाहिए क्रीम ऑफ द टाउन जुटा हुआ है। ये शब्द भी याद रखिएगा कि क्रीम ऑफ द टाउन, यानी टाउन के जो क्रीम है, जो महंगे चीज़ हैं, जैसे सरकारी अफसर हुए, व्यापारी हुए, डॉक्टर हुए, वकील हुए, बड़े बड़े लोग वीआईपी टाइप जुटा हुआ है इस समय सिन्हा साहब के लॉन में। वर्दीधारी बैरे ट्रे में सॉफ्ट ड्रिंक लेकर घूम रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक फैली सजी सवरी मोटी छरहरी महिलाएं ही उपकृत कर रही हैं इन लोगों को। पुरुषों की भीड़ तो टुकड़ों टुकड़ों में ऊपर नीचे आ जा रही है। यो महिलाओं के लिए भी क्षेत्र वर्जित कतई नहीं, पर कम ही है उनकी संख्या वहाँ। मतलब महिलाओं के लिए वर्जित नहीं था, लेकिन कम संख्या थी उनकी। ऊपर के कमरे में बाकायदा बार बना हुआ है। शिवाज, रीगल, ब्लैक डॉग से लेकर देसी रम तक कम से कम 25 किस्म की शराबें रखी हुई है। ये संख्या भी आपको याद रखना है कि 25 किस्म की शराब सिन्हा साहब के लॉन में रखी हुई है वहाँ। और सिन्हा साहब के दोनों पुत्र बड़ी शालीनता और मुस्तैदी के साथ सबको अपनी अपनी पसंद का ड्रिंक ढाल कर दे रहे हैं। सिन्हा साहब शिष्टता के नाते हर किसी के पास 2-2 मिनट जाकर बधाई के बोझ से बोझिल होते जा रहे हैं। श्रीमती सिन्हा बिना किसी काम के ही अपने भारी भरकम शरीर को बड़ी फुर्ती से इधर उधर घुमाकर ऐसी व्यस्तता का आभास दे रही है कि लगता है जैसे इनके चलने से ही पार्टी चल रही है। तभी इनकम टैक्स कमिश्नर वर्मा, याद रखिएगा इनकम टैक्स कमिश्नर कौन है? वर्मा, जो उम्र में कुछ बड़े होने के बावजूद अपने को सिन्हा का लंगोटिया यार कहते हैं, गेट से ही गुहारते हुए घुसे। अरे सिन्हा, मुबारक हो भाई। और बड़ी गर्मजोशी से सिन्हा के गले मिले। वर्मा, सिन्हा का वर्मा, याद रखिएगा कि इनकम टैक्स कमिश्नर कौन है? वर्मा है। सिन्हा के गले मिले, फिर बड़ी शराफत भरी मुस्कान के साथ कहा, यार बड़ी रौनकें लगा रखी है। लगता है बिना डिजर्व किए प्रमोशन मिल गया है तुझे, वरना रूटीन में ऐसा क्या रखा है? कैसी बात करते हो भाई साहब, यह पार्टी खाली प्रमोशन की थोड़े है कोई। कुछ थिरकते हुए श्रीमती सिन्हा ने कहा तो चेहरे पर अपार विस्मय लाकर वर्मा बोले,
तो और क्या हो गया तुम्हारे घर में? 10 दिन को मैं बाहर गया, इस बीच भाई लोगों ने पार्टी का मौका भी पैदा कर लिया। बड़े नाटकीय अंदाज में पूछा, बात क्या हो गई? अपने कैद की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लाला दीनदयाल ने अपनी तरफ से भारी मजाक किया। देखिए, दीनदयाल यानी कि अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ओहो, यह बात है क्या? तब तो इनाम के तौर पर महीने 2 महीने की छुट्टी दिलवा देनी चाहिए सिन्हा को इस कैद से। क्यों भाभी जी, कमाल करते हैं आप भी। भाई साहब, ठुमकते हुए मिसेज सिन्हा बोली, कैद तो मैंने 25 साल तक काटी है। पुलिस वाले के साथ रहना किसी सज़ा से कम होता है? इनाम तो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इनाम के तौर पर आप छुट्टी ले लीजिए। सिन्हा को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। एक सम्मिलित ठहाका। इसके बाद छोटे छोटे दलों में बंटकर लोग आपस में बातचीत करने लगे। हाथों में कीमती गिलास थामे हुए कोई दल देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता कर रहा था, तो कोई फैलती हुई अव्यवस्था पर। किसी के सोच और रोष का विषय था देश का तेजी से गिरता हुआ नैतिक स्तर, तो किसी का दिन ब दिन बढ़ते हुए मूल्य परेशान कर रहे थे। रोगन पॉलिश से चमकती हुई लकदक कपड़ों में लिपटी स्त्रियां पुरुषों की हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन किसी के दिमाग में एक क्षण के लिए भी यह बात ना आई कि डीआईजी की हैसियत का आदमी इतनी कीमती शराबें कहाँ से पिला सकता है, कैसे पिला सकता है। किसी बड़े जौहरी की दुकान के शोकेस की शोभा बढ़ाने वाला कम से कम 20-25 हज़ार का हीरो का सेट श्रीमती सिन्हा के शरीर की शोभा बढ़ाने कैसे आ पहुँचा, कहाँ से आ पहुँचा? नहीं, ये बातें गिने चुने मूर्खों को छोड़कर अब किसी को परेशान नहीं करती। परेशान करना तो दूर, क्षण भर के लिए भी किसी के दिमाग में नहीं आती। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियाँ प्रचलित होते होते सबके बीच इस तरह स्वीकृति पा लेती हैं कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं। खाने की पुकार के साथ ही लोग 2 टेबलों में बट गए, सामिस और निरामिस, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। गर्मा गर्म खाने की महक, प्लेटों चम्मचों की खनखनाहट, बातों कहों और ठहाकों से सारा लॉन गुलजार हो उठा। हलक से उतरकर पेट में गई हुई शराब अब दिमागों पर छा गई थी और सारी दुनिया बड़ी हसीन, बड़ी रंगीन और बड़ी खुशगवार हो उठी। दत्ता बाबू के मन में दत्ता बाबू, याद रखिएगा, ये मसाल के संपादक हैं। दत्ता बाबू के मन में दा साहब की शाबाशी से खुशी और जेब में कागज की डबल कोटे का परमिट पड़ा हुआ है और वे जमीन से 1.5 इंच ऊपर महसूस कर रहे हैं अपने को। हलवाई के यहाँ से 10 सिर ताज़ा बूंदी के लड्डू बंधवाए। आज प्रेस में मिठाई बांटेंगे सबको, और अगर हो सका तो 15-15 दिन के बोनस की घोषणा भी कर देंगे। प्रेस पहुंचकर भवानी के सामने कागज का परमिट रखते हुए कहा, लो अब तो हुआ विश्वास। कहते थे ना कि इन मिनिस्टरों की ज़बानी तारीफ का कोई मतलब नहीं, अब बोलो है मतलब या नहीं? मिल गया परमिट? एकदम उछल पड़ा भवानी। वाह, कागज संकट के इस समय में कोटा डबल हो जाए तो समझो कि पौ बारह। माफ़ी चाहती हूँ। पिछले 15 दिनों में 9 विज्ञापन लाकर तुम्हें दिए। आज 4 की बात और पक्की करके आया हूँ। रति ने फ़ोन कर दिया था विकास एडवर्टाइजिंग कंपनी को। बस 4 विज्ञापनों की जगह रिजर्व करवा ली। आइटम बदलते रहेंगे हर महीने। कल नरोत्तम को भेजकर इस महीने के ब्लॉक्स मंगवा लेना। नरोत्तम भी एक पात्र है। जियो जियो, पूरे उत्साह में चिल्लाया भवानी। यह तो हो गया, अब देश में क्रांति लाओ मसाल के जरिए, नहीं तो यह जीना मरने में बदल जाएगा। दत्ता बाबू ने कहा, तुम फिक्र मत करो। भवानी ने कुछ ऐसी तत्परता से दराज खोली मानो दराज से ही क्रांति निकाल लाएंगे, पर निकाला केवल एक सफ़ेद कागज और उसे सामने फैलाकर कलम खोलते हुए बोले, देश में क्रांति जब आएगी तब आएगी, और कमबख्त कभी आएगी भी या नहीं भगवान जाने, पर मसाल के दफ्तर और मसाल के संपादक सह संपादक की जिंदगी में तो क्रांति दरवाजे पर आ खड़ी हो गई समझो। अभी सारा हिसाब समझाकर तुम्हें क्रांति की झलक भी दिखा देता हूँ, ऐसी की तैसी तुम्हारे हिसाब की। कागज सरकार कर एक और कर दिया दत्ता बाबू ने और बोले, पहले मिठाई बांटो। लड्डू लाया हूँ मैं, और सोचता हूँ कि 15-15 दिन के बोनस की घोषणा भी कर दूँ। अभी केवल मिठाई बांट दो, बोनस की बात अगले महीने के लिए रहने दो। स्टेप बाय स्टेप क्रांति को ऐसी रफ्तार से चलने दो कि हमारे लिए
करना संभव हो, बाकी लोगों के लिए पचाना समझे। थोड़ी ही देर में प्रेस के सारे लोग दफ्तर के बाहर वाले बरामदे में जमा हो गए। सबको लड्डू दिए गए और फिर चाय, गरम समोसे खिलाए गए। निहायत ही अनौपचारिक से इस जश्न में दत्ता बाबू ने एक छोटा सा औपचारिक भाषण दिया, सबके परिश्रम और सहयोग की प्रशंसा करते हुए अखबार के दिनों दिन बढ़ते महत्व और बढ़ती हुई जिम्मेदारी की बात बताई। सब लोग चले गए तो भवानी ने चुटकी लेते हुए कहा, यार दत्ता, तुझे मालूम नहीं शायद, पर इस तरह की भाषणबाजी करते हुए तुम काफ़ी बड़े चुगद लगते हो। दास साहब के पास से आने के बाद 2-4 दिन तक यह चुगदपना छाया रहता है तुम पर। और खुद ही खीखी करके हंसने लगा। शाम को भवानी बोला, अब जरा अपने रोजमर्रा के रूटीन में भी क्रांति आ जाए। आज नरोत्तम को भी बुलवा लेते, लेकिन घर में चलकर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, किसी बढ़िया जगह। और जब वे प्रेस से निकले तो बिना पिए हुए ही हल्का हल्का सुरूर छाया हुआ था उन पर। सुकुल बाबू के शानदार रैली के उपलक्ष्य में आयोजित एक जश्न निसंदेह क्या कीर्तिमान स्थापित किया है इस रैली ने। पिछले महीने से केवल दास साहब की स्तुति गान करने वाले मसाल ने भी स्वीकार किया कि इस प्रांत के इस इतिहास में आज तक तो ऐसी रैली कभी नहीं हुई। 1 लाख से ऊपर ही आदमी जुटे थे वहाँ। देखने वाला दृश्य था। बिशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के विरोध में सैकड़ों पोस्टर लिए थे हजारों लोग। सुकुल बाबू का कहना था कि एकदम बयाली सवाला समा उपस्थित हो गया था। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तो दीदे फाड़ फाड़ कर देखते ही रह गए। सबको जैसे अपनी असली तस्वीर दिखने लगी थी उसमें। सहमते मन से सब अपनी अपनी कुर्सियों के पाए सहलाने लगे। रैली की इस अभूतपूर्व सफलता पर गदगद और भीतर तक कृतज्ञ होकर बिहारी भाई को बाहों में भर लिया था सुकुल बाबू ने। इसमें संदेह नहीं कि इसका सारा श्रेय बिहारी भाई को ही है। पिछले 10-12 दिन से तो रात दिन एक कर दिया था बिहारी भाई ने। कुछ घंटों को भी मुश्किल से सोए होंगे वह। पैसा तो जरूर पानी की तरह बहाया, पर अपने कार्यकर्ताओं का दूर दूर तक और कोने कोने में ऐसा जाल बिछाया कि रैली वाले दिन खेत मजदूर और हरिजनों के किसी भी घर के में आदमी तो दूर, चिड़िया का बच्चा तक नहीं रहने पाया था। इस रैली को तो जोरदार ढंग से सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सुकुल बाबू हर समय सेलिब्रेशन का मौका ढूंढते रहने वाले लालता बाबू बोले। याद रखिएगा कि लालता बाबू भी एक पात्र हैं जो हर समय सेलिब्रेशन का मौका ढूंढते रहते हैं। लालता बाबू बोले तो काशी ने अपने उसी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्यों नहीं, बिशु की मौत और हरिजनों पर होने वाले जुल्म तो सेलिब्रेट होने चाहिए। इससे मौजू मौका और कब मिलेगा। बेमौके उछाला गया यह फूहड़ व्यंग अच्छा नहीं लगा सुकुल बाबू को। केवल नज़रों से ही काशी को फटकार दिया उन्होंने और लालता बाबू को सौंप दिया यह काम। लेकिन रैली के ठीक दूसरे दिन बिंदा की गिरफ्तारी ने बिहारी को सरोहा में इतना व्यस्त बना दिया कि उस दिन तो कुछ हो ही नहीं सका। आज भी सब लोग करीब 2-2 पैक चढ़ा चुके हैं, तब जाकर प्रकट हुए बिहारी भाई। बिना दूल्हे के ही दावत शुरू कर दी हमने, तो क्या करते। कोई बात नहीं, अपने इस महत्व पर भीतर पुलकित है बिहारी भाई। बातचीत का एक ही विषय है, सरोहा चुनाव। बिंदा की गिरफ्तारी ने तो हमारा पक्ष और भी मजबूत कर दिया। बड़े ही माकूल मौके पर हुई गिरफ्तारी। एक उल्लासित स्वर। 2 दिन पहले हो गई होती तो रैली में 10-20 पोस्टर बिंदा के नाम के भी उठवा देते। वैसे घर घर जाकर गुस्सा तो खूब भड़का दिया है सबका। मीटिंग भी खूब धुआंधार हुई थी उस दिन। देखना, नहीं करके भी 10% वोट तो फूट ही जाएंगे हमारी तरफ। एक सुखद सूचना, बिंदा ससुरा तो हाथ नहीं रखने देता था। अब उसकी बीवी से वे सारे प्रमाण निकलवाओ जो बिशु ने जुटाए थे, वह दे देगी। कहो कि हम केस लड़ेंगे बिंदा का। एक विवेकपूर्ण सुझाव। हाँ, चुनाव हार गए तो जरूर केस लड़ोगे, जीत गए तो कितनी बड़ी बड़ी बातें आ जाएंगी करने के लिए उनके सामने। इस केस की भला क्या अहमियत। एक व्यंग्योक्ति। दास साहब की यह चाल उल्टी कैसे पड़ गई। इतनी आसानी से उल्टी चाल चलने वाले तो नहीं है दास साहब। जरूर कुछ होगा उनके दिमाग में। एक शंका। भूलो मत, चतुर कौवा ही बिष्ठा पर बैठता है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है, याद रखना आपको, महाभोज नाटक से है। भूलो मत, चतुर कौवा ही बिष्ठा पर बैठता है। खेत मजदूरों और हरिजनों के सारे वोट गए इस बार, पक्की बात। शंका का समाधान। बहुत ऊंचे किस्म के घाघ और घुन्नी चीज है दास साहब। शंका जारी। सुकुल बाबू जब कुर्सी पर थे
तो वे भी कुछ कम नहीं थे। और आज कुर्सी मिल जाए तो फिर कल ही देखना, यह कुर्सी साली सबको विषयांतर यानी थोड़ी देर बाद। अरे यो तो धोती के नीचे सभी नंगे, और ससुरी इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी नंगे। फरदार साहब एकदम अपवाद, धोती के नीचे भी धोती ही निकलेगी इस गीता बाँचने वाले के। खाल खींचने पर ही सामने आ सकता है इनका नंगापन, सारे बदन को थरथरा देने वाला एक सम्मिलित ठहाका। चुनाव जीत गए तो बहुत शानदार पार्टी लेंगे आपकी गुलाबी बाग वाली कोठी में। धत तेरे की, तुम जैसा आदमी अपनी औकात से ऊपर उठ ही नहीं सकता, मांगी भी तो पार्टी। जीतने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना मंत्रिमंडल बनाना होगा। सुकुल बाबू, यह चुनौती है आपके लिए। पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री आप और बिना पोर्टफोलियो वाले बिहारी भाई। और फिर धीरे धीरे तरंग में आकर सब लोग अपनी अपनी संभावित उपलब्धियों के ख्वाब देखने लगे। शहर के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से जश्न मनाती, मौज मस्ती में डूबी इस विशाल बिरादरी से कटे हुए 3 लोग, सक्सेना, लोचन बाबू और बिंदा, पूरी तरह उपेक्षित, परित्यक्त और एक तरफ फेंके हुए। अपने सस्पेंशन का ऑर्डर पढ़ने के बाद भी जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सक्सेना के मन में, न दुख की न पश्चाताप की। सामने बच्चों को खाना परोसती हुई पत्नी पर नजर पड़ी। क्या कहेंगे उससे और कैसे लेगी वह इस खबर को। क्षण भर के लिए जाने कैसी करुणा उमड़ आई पत्नी के लिए मन में, पर थोड़ी देर में ही रुकमा का चेहरा उभर आया। 3 दिन तक वह बिंदा को लिए हरिजन टोला और टिटहरी गांव में घूमते रहे थे, तो रुकमा ने हाथ जोड़कर कहा था, उन्हें अपने साथ इतना मत रखो साहेब जी, इन्हें जरूर कोई कुछ करावरा देगा। फिर क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। और इस पर बिंदा की दहाड़ती हुई घुड़की, चुप कर, तू सोचती है तेरे पीछे मैं जनखा होकर बैठ जाऊंगा। बिंदा इज द रियल कल्प्रिट। ओह नो सर, यह तो नहीं हो सकता, यह सरासर गलत है। मैंने इस केस का रेसा रेसा उधेड़ कर देखा है। पर डीआईजी के पास पूरी रिपोर्ट तैयार है, अकाट्य तर्कों से लेस, ठोस प्रमाण से पुष्ट। बिशु के जेल से आने के पहले बिंदा का पूरा व्यवहार एक सीधे सरल सामान्य आदमी का व्यवहार था, पर बिशु के परिचय के बाद एक खास तरह की तुरसी और तेजी आ गई उसके मिजाज में। अपनी पत्नी के प्रेमी को देखकर होता ही है ऐसा, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिंदा जैसा आदमी तो कभी नहीं। मरने वाले दिन बिशु ने अपनी अंतिम भोजन बिंदा के घर किया। हीरा के बयान से यह साफ है कि शाम का खाना उसने नहीं खाया। डॉक्टरी रिपोर्ट में जिस जहर की बात है, यह 10-12 घंटे बाद असर करने वाला है। वह जहर इस खाने के साथ ही पहुंचा है बिशु के पेट में। खाना खिलाते ही बिंदा शहर चला गया और दूसरे दिन लौटा। जाने से पहले बिंदा ने झगड़े की बात खुद स्वीकार की। बिंदा ने समझ लिया कि अभी जैसा माहौल है उसमें आसानी से, और फिर सक्सेना के लिए शब्दों के अर्थ ही गायब हो गए। सिर पर अर्थ तुक सभी। पागल खाने और थाने में कोई फर्क रहने दिया है आप लोगों ने? यहाँ जो कुछ भी होता है उसका कोई सिर पैर तुक। बिंदा की आवाज़ और उसको चीरती हुई डीआईजी की आवाज़, बिंदा ही मारा है बिशु को। बिशु मरा नहीं है साहब, सबके लिए वह मर चुका है, पर मैं तो अपने भीतर उसे महसूस करता हूँ। मर तो वह सकता ही नहीं साहब। आप देखिए आगजनी के असली मुजरिम को जब तक, और आप इस बिंदा के साथ पार्टी बनाकर आगजनी की घटना के प्रमाण जुटा रहे थे। बिशु के हत्यारे से ध्यान हटाने के लिए वह आगजनी की बात उछाल रहा था, और आप एक सीनियर एसपी होकर उसके हाथ का मोहरा बन गए। सिंपली सरासर झूठ है यह। ऑफिस की मर्यादा और अनुशासन की सारी सीमाओं को तोड़कर एक तरह से चीख पड़े थे सक्सेना। उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा उन्हें कुछ याद नहीं। ये जो डीआईजी थे सिन्हा, वो सक्सेना को डांटे थे कि आपने कैसा रिपोर्ट तैयार किया है, उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। उन्होंने क्या क्या कहा उन्हें कुछ याद नहीं, सिर्फ एक एहसास था कि जैसे वे नहीं, उनके भीतर से कोई और बोले चला जा रहा था। लेकिन अब आज तक वे भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के बीच टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा घुटने ही टेकते आए हैं। हर बार दिनेश को लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए हैं, पर जैसे ही गोलियां चली हैं उसे वहीं छोड़कर भाग आए हैं। अकेला निहत्था वह गोलियों की बौछार से लहूलुहान होता रहा है, और ये खुद एक असह्य अपराध बोध से। नहीं और नहीं, अब तो वे चाहें तो भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए लोचन भैया।
ने पार्टी से भी त्यागपत्र दिया, स्वेच्छा से, लेकिन हजार हजार प्रश्नों के सलीब पर टंगा हुआ उनका मन हर पल उन्हें मथता रहा है। माफ़ी चाहती हूँ। अपने आसपास और चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसे आंख मूंद कर स्वीकारते रहे, एकदम उदासीन और तटस्थ होकर। रह सकता है कोई भी जीवित आदमी इस तरह नहीं रह सकते थे, तभी तो एक बहुत बड़ी क्रांति के एक छोटे से वाहक बने थे। पर कैसी हुई यह क्रांति? कहीं से कुछ भी तो नहीं बदला। अब कहाँ से होगी दूसरी क्रांति? और कौन करेगा उस क्रांति को जो सब कुछ बदल दे? आज तो परिवर्तन का नाम लेने वाले की आवाज़ घोट दी जाती है, उसे काटकर फेंक दिया जाता है। एक तरफ फिके गिने चुने आदमियों के घुटे गले और रूंधी आवाज़ों से क्रांति का स्वर फूट सकेगा, अब कभी नहीं। एकला चलो रे गीत कितने कदम चला पाएगा किसी को भी। मतलब वो जो गीत है तुम एकला चलो रे, वो गीत कितने कदम चला पाएगा किसी को भी। बीसू के जिस नाम को लेकर 1 महीने पहले यहाँ से वहाँ तक तूफान मच गया था, अब वही नाम सिमटकर या तो हीरा की आंखों से बहते हुए आंसुओं में रह गया, यानी कि उसके पिता, या बिंदा की आंखों से बरसते हुए अंगारों में। पुलिस की बेतोड़ ठोकरों की बौछार के बीच बिंदा कह रहा है, मैंने बीसू को नहीं मारा, मैं बीसू को मार ही नहीं सकता। मुझे तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मैं उसे पूरी करके ही रहूँगा, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो। आखिरी इच्छा पूरी करेगा, लेकर। और पुलिस वालों की मार की रफ्तार और बढ़ जाती है, लेकिन बिंदा का चिल्लाना बंद नहीं होता। आवेश में थरथराता हुआ चीखता है, मार डालो, तुमने बीसू को मार डाला, मुझे भी मार डालो, लेकिन देखना बीसू की इच्छा को कोई नहीं मार सकता। ले देख। और बिंदा के शरीर को रुई की तरह धुनकर वे उसे बेदम कर देते हैं। आवेश उसका सिसकियों में बदल जाता है, गर्जना कराह में। रेल के 2nd क्लास के डिब्बे में सक्सेना के बगल में बैठी हुई रुकमा घुटनों में सिर दिए सिसक रही है, और सक्सेना के अपने मन में जैसे धीरे धीरे कोई कराह रहा है। गोदी में रखे ब्रीफकेस में आगजनी के बीसू के मौत के प्रमाणों से भरी फाइलें रखी हैं। इतना समझाने के बाद भी मुसाफिरों से भरे डिब्बे में रुकमा का इस तरह रोना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा, चुप करो रुकमा। चौंक कर रुकमा ने झटके से सिर उठाया और बड़ी अबूझ सी नज़रों से सक्सेना को देखती रही। इतना परिचित स्वर, मगर यहाँ कहाँ? वह तो जेल में है। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा महाभोज नाटक। आज हमारा महाभोज नाटक ख़त्म हो चुका है। आज के बाद से जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग नए नाटक की ओर अग्रसित होंगे और नए नाटक का वाचन करेंगे। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।